Good morning, students. Welcome to this class of environmental studies. Today we'll continue our discussion on water pollution. हम जल प्रदूषण पर अपने डिस्कशन को आज की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे. But before that, let me introduce myself. I am Dr. Vinita Srivastava, Associate Professor in Social Work. मैं विनीता श्रीवास्तव हूँ. समाज कार्य विषय में सह आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ. अपनी पिछली क्लास में हमने जल प्रदूषण के बारे में जाना था कि जल प्रदूषण है क्या और क्यों जल प्रदूषण हो रहा है, और हमने देखा कि जल प्रदूषण कारकों में मुख्य जिम्मेदारी मनुष्य पर डाली जाती है. हम हमारे क्रियाकलापों से इस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे जल निरंतर प्रदूषित होता जा रहा है, जैसे कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा अनियंत्रित अपशिष्ट को जल में बहाना. नाउ लेट अस सी द क्राइटेरिया ऑफ वाटर पॉल्यूशन. जल प्रदूषण के मानदंड क्या हैं, इनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं. जल प्रदूषण के प्रकार और सीमा के लिए निम्नलिखित मानदंड सुनिश्चित किए गए हैं. एक प्राकृतिक मानदंड, जिसके अंतर्गत पानी का रंग, गंध, घनत्व और तापमान प्राकृतिक रूप से जल प्रदूषण के बारे में सही जानकारी देते हैं. और दूसरा रासायनिक मानदंड है पीएच, टीडीएस, आयनिक साम्य, छोड़े गए सघन तत्व, विलीन ऑक्सीजन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, जैव रसायन, जैविक क्रिया, विधि को कम या ज्यादा करने वाले जैविक पदार्थ, भारी तत्वों सहित धारित्व, आयरन ऑक्साइड और औद्योगिक उप उत्पाद इत्यादि. अब हम देखते हैं कि जल प्रदूषकों के मुख्य स्रोत क्या हैं. व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स. जल प्रदूषण निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक स्रोतों से होता है. निश्चित स्रोत हैं इसके. इस प्रकार के जल प्रदूषक स्रोतों को किसी स्थान विशेष पर तुरंत पहचाना जा सकता है और ये पूर्व परिचित स्रोत होते हैं, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन, शोधन संयंत्र, डेयरी उद्योग से बहाया हुआ पदार्थ, नगर मल का रिसाव, संयुक्त तथा अपरिष्कृत मल विसर्जन. और इसके कुछ अनिश्चित स्रोत होते हैं, जैसे कृषि सिंचाई एवं कृषि कार्य, भूमंडलीय जनित प्राकृतिक लवणता एवं वनीकरण, भूतलीय जल का प्राकृतिक पर्यावरण के माध्यम से बहना, तेल क्षेत्रों से लवण जल का विसर्जन और शहरी क्षेत्रों से तेल एवं ग्रीस युक्त प्रवाह, घरेलू कूड़ा करकट, निर्माण संबंधी गतिविधियां एवं रेडियो सक्रिय तत्व. जल स्रोतों में धार्मिक कारणों से मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन या और बहुत तरह की प्रतिमाओं का विसर्जन भी अनिश्चित स्रोतों के अंतर्गत आता है. अब जल प्रदूषकों के विषय में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं कि हैं क्या जल प्रदूषक. ये ऐसे अवांछित तत्व हैं जो जल में मिलकर उसकी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक संरचना में परिवर्तन कर देते हैं. कई बार प्रश्न आता है कि जल प्रदूषक किसे कहते हैं, तो ये आप ध्यान से ये 3-4 लाइनें जो हैं इसको ध्यान से सुनिए और समझिए. ऐसे अवांछित तत्व जो जल में मिलकर उसकी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक संरचना में परिवर्तन कर देते हैं, जल प्रदूषक कहलाते हैं. प्रदूषकों का प्रकार, घनत्व, स्रोत तथा उनकी प्रकृति, उनकी प्राकृतिक एवं रासायनिक अवस्था चारों ओर के वातावरण के साथ उनकी अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है. कुछ जैव प्रदूषक होते हैं. जैव प्रदूषकों में विघटनशील एवं अविघटनशील दोनों ही प्रकार के उत्पाद सम्मिलित हैं. जैव प्रदूषकों में पादप, पोषक, मल, अच्छी तरह से मिले हुए जैविक उत्पाद एवं तेल इत्यादि रोग उत्पादक कारक सम्मिलित हैं. किसी भी जल संसाधन में पादप एवं सूक्ष्म जैविक समष्टि के रूप में विद्यमान
विलीन ऑक्सीजन जलीय जीवन का एक अनिवार्य आवश्यकता है और पानी में विलय ऑक्सीजन का स्तर 4 से 6 ppm प्रति 10 लाख अंश तक रहना चाहिए। जैव प्रदूषण मुख्य रूप से कृषि भूमि से बहने वाले पानी, अस्पतालों के जैव कचरे एवं अन्य सड़े गले अवांछित पदार्थों के शुद्ध जल में मिलने से होता है। अब देखते हैं अजैव प्रदूषण क्या है। अजैव प्रदूषण इस प्रकार के प्रदूषक तत्वों में अजैव लवण, अघुलनशील और घुलनशील, पूर्ण रूप से विभाजित धातु या धात्विक संयोजन, सूक्ष्म मात्रिक तत्व, जैव असंयुक्त धातुओं का मिश्रण, जैव धात्विक मिश्रण और अन्य खनिज अम्ल इत्यादि सम्मिलित होते हैं। जल प्रदूषकों में हम देखते हैं आगे किस तरह के जल प्रदूषक हैं। तीसरे तरह के जल प्रदूषकों को तलछट की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। तलछट मृदा में अघुलनशील अज्ञात सूक्ष्म अणुओं का मिश्रण होता है जो मृदा अपरदन से जल स्रोतों में प्रवेश कर जाता है। वास्तव में सतही जल प्रदूषण में व्यापक प्रदूषण तत्व तलछट होते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्राकृतिक जल में पहुंचने वाले निलंबित कणों का घनत्व स्राव के घनत्व से लगभग 700 गुना अधिक है। क्षेत्र विशेष में होने वाली कृषि क्रियाएं, भवन निर्माण एवं खनन संबंधी गतिविधियां मृदा अपरदन को अधिक प्रभावित करती हैं, जिससे सूक्ष्म तत्व पानी में पहुंचकर तलछट के रूप में जमा रहते हैं। जल प्रदूषकों की श्रेणी में अगला नाम रेडियो सक्रिय तत्वों का आता है। मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे घातक प्रदूषकों में इन प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। पर्यावरण से संबंधित विकिरण समस्थानिक स्रोतों को प्राकृतिक एवं कृत्रिम वर्गों में विभाजित किया जाता है। रेडियो आइसोटोप कॉस्मिक किरणों से उत्पन्न होकर जलवर्षा या हिमपात तथा वायु के माध्यम से मृदा एवं जल धाराओं में पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर मानव निर्मित रेडियो समस्थानिकों में मुख्यतः परमाणु परीक्षणों से होने वाले अवघात विस्फोट, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाला रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, परमाणु संसाधनों और आयुर्विज्ञान प्रतिष्ठानों की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से निकलने वाले रेडियो विकिरण सम्मिलित हैं। जल प्रदूषकों की श्रेणी में औद्योगिक रसायन जनित प्रदूषण भी बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रदूषण का प्रभाव औद्योगिक क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि एंटार्कटिक, आर्कटिक और सुदूर स्थित प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों सहित समस्त भूमंडल पर देखा गया है। इस प्रकार प्रदूषकों की बढ़ती सघनता के परिणाम स्वरूप कुछ पदार्थों की सांद्रता के बढ़ने से पारिस्थितिक तंत्र पर विषैले प्रभाव पड़ रहे हैं। 1 करोड़ 10 लाख ज्ञात रसायनों में से लगभग 60,000 से 70,000 रसायन नियमित प्रयोग में आते हैं। पर्यावरण को विषाक्त बनाने वाले इन रसायनों के प्रभाव का आंकड़ा धीमा है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनसे सिद्ध होता है कि भारी धातु, उपधातु, कीटनाशक, कपड़े धोने वाले साबुन, डिटर्जेंट युक्त यौगिक तथा अग्निशमन रसायन जल स्रोतों से मिलकर उनको विषाक्त बना रहे हैं। प्रदूषकों की श्रेणी में अब हम यहाँ पर अंतिम श्रेणी को ले रहे हैं। ये है तेलीय जल प्रदूषण। कमोबेश तेल प्रदूषण, जल भंडाराव रिसाव, जीवाश्म ईंधन उपयोग, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि एवं तेल टैंकरों से रिसाव आदि से होता है, जिसे तैलीय प्रदूषण भूमंडलीय जलवायु में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जलयानों एवं तेल पाइपलाइनों से रिस कर निकलने वाला तेल तथा तेल घरों में बनाए गए तेल भंडारों से तेलीय हाइड्रोकार्बन विभिन्न माध्यमों द्वारा ताजे पानी में मिलकर उसे प्रदूषित करते रहते हैं। तेलीय प्रदूषण से मछलियां एवं अन्य जलीय जीवों पर घातक प्रभाव देखे गए हैं। अब हम देखते हैं कि जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं। यह कुछ उपाय
वर्णित किए गए हैं लिखित में, उनको आप डिटेल में पढ़िएगा। लेकिन कुछ हमारे दैनिक दिनचर्या की जो गतिविधियां हैं, अगर हम उनको नियंत्रित करें तो भी जल प्रदूषण को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। विशेष तौर से भारत में ये जो धार्मिक परंपरा है कि पूजा का जो भी अवशेष बचता है, कचरा बचता है पूजा का, चाहे वो फूल हैं, राख है या त्योहारों के बाद मूर्तियों का विसर्जन है, वो सब भी हम जल में करते हैं हमारी परंपराओं के हिसाब से। हालांकि अब जागरूकता आ रही है और इन सब परंपराओं में परिवर्तन किया जा रहा है। सरकार भी काफ़ी जागरूक हो गई है और लोगों को भी निरंतर जागरूक और बाध्य कर रही है कि इन सब में परिवर्तन किया जाए। तो हम सभी को हमारी जो भी परंपराएं हैं उनको एक बार पुनः विचार करना होगा और देखना होगा कि हम किसी भी ऐसी गतिविधि में सम्मिलित ना हो जिसके कारण जल प्रदूषण हो रहा है। जैसे यहाँ पूजा का जो भी सामान है बचा हुआ, वो यमुना में दिल्ली में प्रवाहित किया जाता था, लेकिन सरकार ने अब दोनों तरफ, जो रोड के दोनों तरफ है यमुना की तरफ डालने वाले जो भी रास्ते थे उनको अपनी तरफ से बंद करने का प्रयास किया है। लेकिन सरकार के करने से ही सब नहीं होगा, सभी को जागरूक होकर इसमें निरंतर अपना योगदान देना होगा। मंदिरों में बहुत से फूल निकलते हैं जिनको हम या तो पानी में प्रवाहित कर देते हैं जिससे जल प्रदूषण होता है, और जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है। इसको लेकर भी कुछ जगह जागरूकता फैली है और अब लोग कुछ इस तरह के छोटे छोटे संयंत्र लगा रहे हैं जिससे कि ये फूल जो हैं वो खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। और एक बहुत अच्छी परंपरा है, लेकिन इतनी प्रचलित नहीं है। हम सब मिलकर अगर इन सभी पर ध्यान दें तो इस तरह के संयंत्र मंदिरों के बाहर लगाए जा सकते हैं, जिससे कि जो फूल पूजा या अर्चना के बाद या चढ़ाने के बाद उतरते हैं उनसे खाद बनाई जा सके। यहाँ एक एनजीओ है जो इस तरह के फूलों से अगरबत्ती का निर्माण करती है। तो इस तरह के छोटे छोटे उद्योगों को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो जल और वायु प्रदूषण तो रुकेगा ही, साथ में जीविकोपार्जन के भी कुछ उपाय हो पाएंगे। इसके अलावा कीटनाशकों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है। इनकी जगह कीटनाशकों जैसे बैसिलस या ऐसे विषाणुओं का प्रयोग करना चाहिए जो सिर्फ कीटाणुओं का नाश करें। इसके अतिरिक्त जैव उत्प्रेरकों जैसे राइजोबियम, नीलरहित शैवाल, एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा का प्रयोग करना चाहिए। कूड़े करकट को जलाशयों एवं नदियों में न डालकर शहर में के बाहर किसी गड्ढे में डालना चाहिए। उर्वरक एवं विद्युत संयंत्रों में सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करके भी अम्लीय वर्षा को रोका जा सकता है। जो एक परंपरा है कि मृत जीव जंतुओं को नदियों में प्रवाहित कर देते हैं या उनकी राख नदियों में डाल देते हैं, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। चमड़ा उद्योग में चमड़ी से बाल निकालने और उसे नरम करने की प्रक्रिया में प्रोटियस एंजाइम को व्यवहार में लाना चाहिए। इस प्रक्रिया से अल्प जल के साथ साथ सल्फेट, टैनिन, अमोनिया, क्रोमियम आदि रसायनों का भी अल्प मात्रा में उपयोग होता है। कपड़ा तथा अन्य उद्योग जिनमें रंगों का प्रयोग होता है, उनके रंगीन जल में रंगों का शोषण करने के लिए लिग्निन का प्रयोग करना चाहिए, जो कागज उत्पाद के अवशिष्ट जल में पाया जाता है। सीवर लाइनों का जल शहर से बाहर शोधन करके नदियों में डालना चाहिए। तैलीय पदार्थों से बने कीचड़ को बायोरेमिडिएशन तकनीक द्वारा शुद्ध करना चाहिए। मिट्टी के साथ कीचड़ को मिलाकर उसकी सांद्रता एवं तापमान बनाए रखते हुए उसमें यूरिया एवं फास्फेट डालकर उसे खाद में बदल देना चाहिए। तो इस तरह से हम सभी मिलकर जागरूक होकर अगर कुछ उपाय करते हैं तो जल प्रदूषण या जनरल प्रदूषण पर काफ़ी हद तक रोकथाम हो सकती है। हमें देखना चाहिए कि प्रतिदिन हमारे घर से जो कचरा निकल रहा है, जो कूड़ा निकल रहा है, उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, उसे कैसे खाद बना सकते हैं, कैसे पानी को प्रदूषित करने से रोक सकते हैं। तो बस आज जल प्रदूषण
जल प्रदूषण के मापक, जल प्रदूषण के श्रेणियों और जल प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के विषय में हमने काफ़ी गहन जानकारी प्राप्त की है। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।